मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां हम 800 वर्ल्ड क्लास गेमर्स को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल पर जमा होता हुआ देखते हैं। इन लोगों को एक वर्चुअल रियलिटी गेम में भाग लेने के लिए बुलाया गया होता है, जिसका नाम द कॉल अप होता है। ये गेम जीतने वाले को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक मीटिंग प्लेस में इकट्ठे होते हैं। सभी लोगों को एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, जिसमें ये अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी लोग अपने यूजर नेम के साथ टैबलेट द्वारा साइन इन हो जाएं। और साइन इन होने के बाद वो एक दूसरे को इन्हीं यूजर नेम से जानेंगे। इन्हें पहनने के लिए एक बहुत ही आधुनिक मोशन कैप्चर सूट दिए जाते हैं। ड्रेस बदलते समय एक गेमर एडम के मोटा होने का मजाक उड़ाया जाता है और यहाँ पर हम एक व्यक्ति कॉल को देखते हैं, जिसकी कमर पर जलने का निशान बना होता है और अपने पास खड़ी 2 गेमर्स को बताता है कि इसने अपना यूजर नेम अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्ली के नाम पर रखा है। इसके बाद जब सब लोग सूट पहन लेते हैं तो एक बहुत बड़े सफेद रंग के रूम में एंटर हो जाते हैं, जहाँ वो एक बहुत बड़े स्कैनर को देखते हैं। इसके बाद इन्हें स्कैनर में खड़े होकर अपना यूजर नेम पुकारने को कहा जाता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद इन्हें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बने हुए हाई टेक आर्म दिए जाते हैं, जो खास तौर पर गेमर्स के लिए बनाए गए होते हैं। एडम बताता है कि ये सूट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज इस गेम को खेलने की वजह से हमें ये सूट पहनने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हम एक और गेमर जाहिद को देखते हैं, जो अपने सूट पर लिखे यूजर नेम को देखकर काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि इसका यूजर नेम टेररिज्म होता है, जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो इस यूजर नेम से काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। जाहिद ये गेम छोड़ने लगता है और जैसे ही वो डोर की ओर जाता है तो इसे रियलाइज होता है कि ये डोर लॉक है और गेम इसके बिना शुरू नहीं हो पाएगी। आखिरकार जाहिद को हार माननी पड़ती है और सभी लोग सूट्स और अपने हेलमेट पहनकर तैयार हो जाते हैं। हेलमेट लगाते ही इनका सादा और वाइट सा रूम एक पुरानी सी बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है और इनके सूट भी आर्मी यूनिफॉर्म में बदल जाते हैं। गेमर्स किसी चीज को छू नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर पड़ी कोई भी चीज रियल नहीं होती। इसी समय सार्जेंट वहाँ पर आ जाता है, जो इन्हें इनके मिशन और प्लेस के बारे में बताता है। गेमर्स को ये फील होता है कि ये सार्जेंट रियल नहीं है। सभी लोग अपने हेलमेट उतारते हैं और हैरान रह जाते हैं कि वाकई वो एक सार्जेंट है और एक एनपीसी होता है, जो सिर्फ गेम में एडवाइस देने के लिए बनाया गया होता है। इसके बाद सभी लोग सार्जेंट को फॉलो करते हैं, जहां वो इन्हें बहुत सारे वेपन्स दिखाता है। सभी लोग वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रियल फील होते हैं। एक्चुअली ये वेपन्स नकली होते हैं। सार्जेंट इन वेपन्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है और सभी लोगों को एक बुलेट शूट करके दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं। इनमें से कुछ लोग बुलेट्स को निशाना लगा पाते हैं और काफी सारे लोगों का निशाना चूक जाता है। यहाँ सभी लोगों को अंदाजा होता है कि गेम खेलने में कोई भी इतना माहिर नहीं है। सार्जेंट इन्हें बताता है कि दुश्मन से डायरेक्ट गोली खाने पर प्लेयर घायल हो जाएगा। सार्जेंट 2 लोगों को शूट करता है, जिसके बाद इनकी हालत खराब होने लगती है। वो इन्हें बताता है कि अपनी हालत ठीक करने के लिए इन्हें खास तरह का सीरम यूज करना होगा, जिससे वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद सार्जेंट सभी लोगों को मिशन के बारे में बताता है और इन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग पर एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का कब्जा हो गया है और इस गेम का मेन मकसद भी यही है कि सारे टेररिस्ट को मारकर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक जिंदा बचकर आना है। ऐसा करने में जो भी सफल होगा, इसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद गेम की शुरुआत होती है और सभी गेमर्स लोगों को एंद्रे नाम का व्यक्ति लीड करता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में मिलिट्री में था। इसके बाद टीम फ्लोर की छानबीन करती है, जहां इनका दुश्मन से पहली बार सामना होता है। कोई भी जान जाया किए बगैर एंद्रे इस टेररिस्ट को मारने में सफल हो जाता है और वाइस कमांड सभी लोगों को बताती है कि इन्होंने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। ये चेक करने के लिए कि ये आदमी असली तो नहीं, एंद्रे डेड बॉडी को छूता है और इसे पता चलता है कि वो नकली था। नेक्स्ट लेवल के लिए सीढ़ियों से नीचे जाते समय इन्हें रियलाइज होता है कि वो लेवल कंप्लीट किए बगैर अगले फ्लोर में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती हैं। इस लेवल में भी एंद्रे सभी लोगों की मदद करता है और इन्हें नए वेपन्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। लेवल 2 में सभी लोगों को एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना होता है। इसमें इन्हें छुपना होता है, डॉगिंग करनी होती है और काउंटर अटैक भी करना होता है, ताकि आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सके। तभी एक टेररिस्ट एडम को मारने ही वाला होता है कि इसी समय एंद्रे वहाँ आ जाता है और एडम की लाइफ सेव करने के लिए खुद की लाइफ वेस्ट कर बैठता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगली बार एंद्रे पर किसी ने गोली चलाई तो वो गेम से आउट हो जाएगा। इसके बाद हम एक महिला टेलर को काफी ज्यादा घबराया हुआ देखते हैं, जो इस गेम के बिल्कुल असली दिखने की वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसका यूजर नेम बहादुर लड़की होने के बावजूद वो पास खड़ी लड़की शैली को बताती है कि वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है। ये कहने के बाद शैली टेलर की जगह लेती है और एक टेररिस्ट पर निशाना लगाने लगती है, लेकिन इसी समय कार्ल इस टेररिस्ट को मार गिराता है। लेकिन बदकिस्मती से एक दूसरा टेररिस्ट कार्ल को निशाना बनाता है, जिसके कारण इसके पीठ पर गोली लगती है। कार्ल इसके सामने हार मान जाता है, लेकिन वो दोबारा से कार्ल को शूट करता है और इस बार इसके पेट में गोली लगती है, जिससे इसका खून बहने लगता है और इसे असली वाला दर्द होने लगता है।
पास खड़ी शैली इस टेररिस्ट को मार गिराती है, कार्ल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये कंफर्म करने के लिए कि ये जख्म सिर्फ गेम का हिस्सा है, शैली अपना हेलमेट उतार कर देखती है और इसे रियलाइज होता है कि रियल लाइफ में कार्ल बिल्कुल भी जख्मी नहीं है। शैली कार्ल को काम डाउन करने को कहती है और इसे बताती है कि वो सचमुच घायल नहीं है। तभी अचानक एंद्रे वहाँ आ जाता है और कार्ल के पेट में वो सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे इसका घाव भरने लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन काफी ज्यादा सदमा होने की वजह से वो वॉमिट करता है और इसकी हालत अभी भी नॉर्मल नहीं होती। इसके बाद सभी लोग ब्रेक लेते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं और इन्हें लगता है कि शायद ये गेम किसी रियलिटी टीवी शो का हिस्सा है। फिर हम जाहिद को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अपना हेलमेट नहीं उतार पाता। जाहिद एंद्रे पर आरोप लगाता है कि शायद ये गेम एंद्रे के वेपन कंपनी के लिए बनाया गया है ताकि इसके वेपन को टेस्ट किया जा सके। यहाँ पर सभी लोगों के बीच में बहस छिड़ जाती है और लोग एंद्रे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, जिसके कारण वो हेलमेट उतारकर वॉशरूम में चला जाता है और ये भूल जाता है कि अभी भी वो गेम के अगले लेवल का हिस्सा है। फिर हम घायल टेररिस्ट को रिकवर होता हुआ देखते हैं और जैसे ही एंद्रे को रियलाइज होता है कि इसके पीछे कोई है, वो हेलमेट वापस पहन लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है। एक और टेररिस्ट इसे शूट करता है। उधर सभी लोगों को पता चलता है कि लेवल शुरू हो चुका है। फिर एक व्यक्ति एडवर्ड को गोली लग जाती है जो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन किस्मत से इसके पास वो सीरम होता है जिससे वो इंजेक्ट करके खुद को ठीक कर लेता है। दूसरी ओर टेलर इस लेवल की बाधाओं को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिजली की तारों को क्रॉस नहीं कर पाती। इसके बाद हम सभी लोगों को आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए देखते हैं। यहाँ पर एडम को ग्रेनेड फेंकने का आइडिया आता है और इसका ये आइडिया काफी कामयाब रहता है, जिससे एक टेररिस्ट मारा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एंद्रे को घायल हालत में जमीन पर क्रॉल करता हुआ देखते हैं। एंद्रे मदर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका खून बह रहा है और वह मरने वाला है। दूसरी ओर वाइस कमांड सभी प्लेयर्स को बताती है कि इन्होंने लेवल 2 को पास कर लिया है, जहां एडम को सबसे ज्यादा स्कोर मिले हैं। उधर एंद्रे को एक टाइमर का काउंटडाउन सुनाई देता है और जैसे ही वो टाइमर एंड होता है, एंद्रे को हेलमेट से बहुत ही तेज हाई वोल्टेज का करंट लगता है, जिसके कारण एंद्रे का ब्रेन डैमेज हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि ये गेम सचमुच में लोगों की जान लेती है और एंद्रे रियल लाइफ में मर जाता है। सभी लोगों को एंद्रे की डेड बॉडी मिल जाती है और वे इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इसके बाद सिर्फ 7 प्लेयर्स बाकी रह जाते हैं। जाहिद एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है और वॉलंटियर करना चाहता है। वो हेलमेट को ब्रेक करने के लिए कार्ल की मदद लेता है। कार्ल जाहिद के हेलमेट को हिट करता है, लेकिन ये सूट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसे कोई भी चीज असर नहीं करती। तभी अचानक वर्चुअल रियलिटी में सार्जेंट वहाँ पर आ जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है और जाहिद को पीटने लगता है क्योंकि वो रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। सार्जेंट इसे बताता है कि गेम से बाहर निकलने की कोशिश करने पर इन्हें रियल लाइफ में बहुत बुरी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस सब के बावजूद हम सभी प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं, जहाँ एक एक करके सभी लोग मिलकर लेवल्स को पार करते जाते हैं और लड़ाई के नए तरीके सीखने के साथ साथ वेपन्स को इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। एक लेवल में एडम और कार्ल घायल हो जाते हैं, लेकिन टीम सीरम इंजेक्ट करके इन्हें बचा लेती है। कुछ समय के बाद सभी प्लेयर्स को पता चलता है कि रियल लाइफ में रात का समय है और वो खिड़की से शहर को देख रहे होते हैं। इनमें से वो प्लेयर्स जो गेम में थक चुके होते हैं, इस गिलास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गिलास को तोड़ने के लिए वो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो गिलास को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तभी वहाँ सार्जेंट आ जाता है और वह इस बार जाहिद को और भी बुरी तरह से पीटता है, जिससे जाहिद की टांग टूट जाती है और इसका रियल लाइफ में खून बहने लगता है। सभी प्लेयर्स को रियलाइज हो जाता है कि ये गेम एक खून का खेल है और इसमें बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है गेम को कंप्लीट करना। सभी लोग जाहिद के बिना ही गेम में आगे बढ़ने का इरादा करते हैं और जाहिद को सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं, लेकिन खून बहने के कारण जाहिद की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है, जहां हम सबसे बहादुर और खतरनाक प्लेयर मार्को को दुश्मन से मुकाबला करने के बाद घायल होता हुआ देखते हैं। शैली मार्को को बचाने के लिए अपने सीरम इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और दूसरी ओर टेलर इस गेम से बचने के लिए कहीं छुपकर बैठ जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक टेररिस्ट ने इसे ढूंढ लिया है। ये जानने के बाद टेलर इसका सामना करने का फैसला करती है और इसे मार गिराती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ल शैली से ये बात कंफर्म करता है कि इसकी फैमिली नहीं है। इस पर शैली उसे बताती है कि कुछ समय पहले ही इसके माता पिता मर चुके हैं और हैरानगी की बात ये होती है कि कार्ल के भी माता पिता नहीं होते और वो भी अकेला है। ये सुनते ही एडम ये बात कंफर्म करता है कि वो अपनी दादी माँ के साथ रहता है क्योंकि इन्हें अल्जाइमर्स है। मार्को बताता है कि वो डाइवोर्स्ड है और एडवर्ड बताता है कि वो अपनी फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा है और वो यतीम है और इल्लीगल तरीके से आने वाले जाहिद के लिए भी कोई सेफ जगह नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि इन्हें गेम में इसलिए चुना गया है क्योंकि वो सभी लोग अकेले हैं और कोई भी इनकी मदद को नहीं आएगा और ना ही इन्हें तलाश करेगा।
इसके बाद अगले लेवल में हम सभी लोगों को सार्जेंट को एक व्यक्ति को बांधकर बुरी तरह से पीटता हुआ और टॉर्चर करता हुआ देखते हैं। सार्जेंट इन्हें बताता है कि ये भी टेररिस्ट है और इनका अगला मिशन ये है कि इस व्यक्ति से एक पासवर्ड निकलवाना है जो इस बिल्डिंग में लगे बॉम्ब्स को बंद कर देगा। यह आदमी सिर्फ रशियन लैंग्वेज में बात कर सकता है। पासवर्ड जानने के लिए एडवर्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और हाई वोल्टेज का बटन प्रेस कर देता है, जिससे इस आदमी को बिजली के झटके लगने लगते हैं और फाइनली वो पासवर्ड बता देता है, जिसे एडम कंप्यूटर में एंटर करता है। इसके बाद ये आदमी हंसने लगता है क्योंकि इसने गलत पासवर्ड बताया होता है। ये जानते ही टायलर इस टेररिस्ट को शूट कर देती है। मार्को एडम को गलत पासवर्ड एंटर करने पर ब्लेम करता है। मार्को एडम का हेलमेट उतारकर इसे जोर से पंच करता है और गलती से शैली को भी हिट कर बैठता है। तभी एडवर्ड सभी लोगों को बताता है कि सार्जेंट दूसरी ओर लिफ्ट के डोर को होल्ड करके खड़ा है। सभी लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं, जिसमें एडवर्ड सबकी मदद करता है ताकि बॉम्ब एक्सप्लोजन से बचा जा सके। कुछ समय के बाद लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और सभी लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। मार्को लिफ्ट के दरवाजे को होल्ड करता है और सभी लोगों को निकलने का रास्ता दिखाता है, लेकिन एडम को इस लिफ्ट में ही रोक लेता है क्योंकि इसने गलत पासवर्ड एंटर किया था। इसके बाद प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें नए वेपन्स मिलते हैं। इस बार टेररिस्ट धुएं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद कार्ल की बुरी याद फिर से ताज़ा हो जाती है और वो छुप जाता है और शैली को बताता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसने इसे खो दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्ल की बॉडी पर वो जलने के निशान किस कारण बने थे। दूसरी ओर मार्को अपनी जान बचाने के लिए एडम को खुद से आगे चलने पर मजबूर करता है और तभी वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं। एडम इस पर शूट करता है, लेकिन इसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो टेररिस्ट एडम को शूट करता है, जिससे एडम की मौत हो जाती है। ये देखते ही मार्को रोने लगता है और गेम में अब सिर्फ 5 प्लेयर्स बच जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम टेलर को देखते हैं, जिसे सीरम मिल जाता है। तभी वहाँ पर मार्को आ जाता है और टेलर से सीरम छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिसमें टेलर मार्को की इंसल्ट करती है। मार्को को गुस्सा आ जाता है और वो टेलर से कहता है कि वो बिल्कुल इसकी एक्स वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। इसके बाद मार्को टेलर को शूट कर देता है और वो सीरम ले लेता है और कार्ल से मिलता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या इन्होंने बाकी लोगों को देखा है। तभी कार्ल को रियलाइज होता है कि मार्को ने टेलर की जान ले ली है। ये जानते ही कार्ल मार्को पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार्को का मुकाबला नहीं कर पाता। इसी समय सार्जेंट वहाँ पर आ जाता है और अपने ही प्लेयर्स की जान लेने पर वो मार्को को काफी मारपीट करता है और इसका गला दबा देता है और सांस रुकने के कारण मार्को की जान चली जाती है। इसके बाद हम आखिरी बचे 3 प्लेयर्स को बिल्डिंग की बेसमेंट में जाता हुआ देखते हैं, जो कि इनकी गेम का फाइनल स्टेशन होता है। तीनों प्लेयर्स बिल्डिंग के नीचे लगे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक एक वैन के अंदर से कुछ टेररिस्ट बाहर निकलकर कार्ल को शूट करते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी लोग शेल्टर्स की ओर बढ़ते हैं। किस्मत से कार्ल के पास सीरम होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सीरम इंजेक्ट करता, शैली जख्मी हो जाती है। कार्ल खुद की कुर्बानी देकर शैली को वो सीरम इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद एडवर्ड एक बजूका की मदद से दुश्मन का सर्वनाश कर देता है और बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि कार्ल शैली को बचाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ मरने से पहले कार्ल शैली का हाथ पकड़कर इसे बताता है कि इसे इस बात की खुशी है कि वो इसकी मदद कर पाया। शैली ये देखकर रोने लगती है। गेम के एंड में सार्जेंट वहाँ पर आ जाता है, वो भी अपनी फॉर्मल यूनिफॉर्म में, और बाकी बचे दोनों प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशन कहता है कि इन्होंने गेम को पूरा किया। यहाँ शैली ये बात देखकर काफी हैरान हो जाती है कि एडवर्ड सार्जेंट की स्पीच के साथ साथ रिपीट कर रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि एडवर्ड ही असल गद्दार था और इस गेम में किसी खुफिया रीजन के कारण इसके साथ खेल रहा था और वो ये गेम पहले भी खेल चुका है। इसके बाद गेम खत्म हो जाती है और वर्चुअल वर्ल्ड खत्म होने लगता है। इसके बाद काले कपड़ों में कुछ लोग कार्ल की डेड बॉडी को गायब करने के लिए आते हैं। शैली इनका मुकाबला करना चाहती है, लेकिन इनके वेपन्स किसी काम के नहीं रहते क्योंकि रियल लाइफ में वो फाइबर और प्लास्टिक के बने होते हैं। वो लोग शैली को भी ड्रग देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम में बहुत सारे प्लेयर्स का डेटाबेस गायब कर दिया जाता है, जैसे वो कभी इस गेम का हिस्सा ही नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि पार्किंग लॉट में शैली की आंख खुलती है, जहां वो एडवर्ड से बात करती है। एडवर्ड उसे कहता है कि इसे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इस गेम को आखिर तक खेला है। शैली एडवर्ड से कहती है कि गेम के लिए लोगों की जान लेना बहुत ही ज्यादा गलत है। एडवर्ड उसे कहता है कि इतनी बड़ी गेम का हिस्सा बनकर इसकी जिंदगी को काफी वैल्यू मिली है और कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, चाहे तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। एडवर्ड अपने आदमियों को शैली को फिर से बेहोश करने को कहता है, लेकिन शैली इस बार बहुत ही चालाकी से वो सीरम इस आदमी में इंजेक्ट कर देती है और इसे गन छीनकर इस गेम से सीखी हुई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो बेसमेंट की लाइट को शूट करती है, जिससे अंधेरा हो जाता है। एडवर्ड अपने दोनों आदमियों को शैली की ओर भेजता है, लेकिन शैली इनको मार गिराती है।
और इसके बाद एडवर्ड शैली से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शैली इसे शूट कर देती है। मूवी के एंड में हम रियल लाइफ में शैली को बेसमेंट से निकलता हुआ देखते हैं, जहां शैली को मालूम होता है कि बाहर सुबह का वक्त हो गया है और यहीं पर ये मूवी अपने अंत को पहुंच जाती है।